हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बड़े AS17 के एक वन शॉट रिवीजन में। फटाफट से बात करते हैं बेटे, बहुत ही आसान सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इवन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आसान है अगर हमसे पढ़े जाए तो। सुनिए ध्यान से। AS17 जिसका नाम क्या था बेटा, सेगमेंट रिपोर्टिंग। अगर हम देखें तो उसका हिंदी अनुवाद हमसे ये कहता है कि आओ बिजनेस के या तो प्रोडक्ट वाइज या ज्योग्राफी वाइज क्या कर डालें, टुकड़े कर डालें बेटे। सही बात है, जब हम टुकड़े कर डालेंगे तभी मकसद पूरा होगा, राइट। तो बात आती है बेटे क्या कि जब हम बात करते हैं बेटे प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्ट वाइज से पैदा होता है बेटे क्या आपका बिजनेस सेगमेंट। और हम बात करते हैं बेटे किससे बच्चे, ज्योग्राफी वाइज, तो पैदा होता है बेटे क्या ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो कोई पूछे आपसे बेटे क्या व्हाट डू वी मीन बाय सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट, तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात भाई, बिजनेस के मैं दो तरीके से टुकड़े कर सकता हूँ, ज्योग्राफी वाइज और प्रोडक्ट वाइज। अब या तो बनेगा बिजनेस सेगमेंट या बनेगा ज्योग्राफिकल सेगमेंट। जब बात आएगी बेटे किसकी, बिजनेस सेगमेंट की, तो बिजनेस सेगमेंट पता है क्या है, बिजनेस का वो डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट जो बना रहा है बेटा क्या, प्रोडक्ट और सर्विस, जिसका रिस्क एंड रिटर्न बेटे क्या है, डिफर करता है किससे, अदर प्रोडक्ट और सर्विस से। सही बात है, उसे आपने बोला बेटे क्या बच्चे, बिजनेस सेगमेंट। वही बात करें ज्योग्राफिकल सेगमेंट की, तो हमने कहा ज्योग्राफिकल सेगमेंट एक ऐसा डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है जो ऑपरेट कर रहा है बेटा एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, फाइन, जिसका रिस्क एंड रिटर्न क्या है बेटा, डिफरेंट है अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। सही बात है, तो ये दो तरह के सेगमेंट बेटा आपको देखने को मिलेंगे, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। एक बार आइए फटाफट से ना पढ़ते हैं बेटा। पहली बात तो ये आती है बेटा कि क्यों जरूरत पड़ी इस एएस की, हम क्यों पढ़ें इस एएस को। तो हमने कहा भाई ये एएस हमें बताता है बेटे क्या कि अगर हम पढ़ेंगे इस एएस को तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे बिजनेस को सेगमेंट वाइज। तो कहता है टू बेटर अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, बेटर असेस द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द एंटरप्राइज। भाई सही बात है, जब आप टुकड़े वाइज चले गए, माइक्रो लेवल पे चले गए, तो ऑब्वियस सी बात आप अच्छे से असेस कर पाएंगे। फिर मेक मोर इन्फॉर्म्ड जजमेंट अबाउट द एंटरप्राइज एज अ होल। इसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे बेटे, ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे जब आप सेगमेंट वाइज बेटे क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे तो, राइट जी। फिर बात आती है बेटे किसकी कि भाई ये एएस किस पर एप्लीकेबल है, किस पर एप्लीकेबल नहीं है। आप जानते हैं बेटे कंपनीज को अपने बांटा हुआ है एसएमसीज नॉन एसएमसीज पर, तो ये एप्लीकेबल नहीं है छोटी कंपनी पर, यानी कि एसएमसीज पे एप्लीकेबल नहीं है। और जिनको आप यहाँ पर एसएमसीज बोलते हैं, आप जानते हैं उनको वहां पर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में एमएसएमईज बोलते थे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज। सही बात है, तो ये लेवल 2 लेवल 3 एंड लेवल 4 पे एप्लीकेबल नहीं है। फाइन, कहां पर बेटे, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पर। अच्छा, तो हमने क्या बोला बेटे, स्कोप आप जानते हैं बेटे क्या करना है कि भाई आपको ना क्या करना चाहिए, आपको इस एएस को अगर अप्लाई करना है, अगर आप पे एएस एप्लीकेबल है तो आपको इसको अप्लाई करना है बेटे कैसे, फुली नॉट सेलेक्टिवली, पूरे रूप से अप्लाई करना है बेटा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। और अगर आप बना रहे हैं बेटे क्या, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको इसे अप्लाई करना चाहिए बेटे कहां पर बच्चे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी, राइट। अच्छा, अब बात आती है बेटे किसकी कि सर सेगमेंट कितने प्रकार के। तो हमने कहा भाई देखो, सेगमेंट मैंने बताया आपको बेटे, बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है जी, एक वो डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है जो प्रोवाइड कर रहा है बेटे प्रोडक्ट और सर्विस, जिसका रिस्क एंड रिटर्न क्या है, डिफरेंट है किससे, अदर बिजनेस सेगमेंट से। पक्का। अब मुद्दा आता है कि हमने कहा कि भाई कैसे पता लगाएंगे बिजनेस सेगमेंट अलग है या नहीं है बेटा। तो सिंपल सी बात, आप ये देख लो कि आप किस कस्टमर को सर्व कर रहे हो, आपका कॉर्पोरेट कस्टमर है या डोमेस्टिक कस्टमर है, हाउस होल्ड कस्टमर है। आप ये देख लो कि आपका प्रोडक्ट बन कैसे रहा है बेटा, आपका प्रोडक्ट बेटे प्लीज हैंडमेड है या फिर क्या बच्चे मशीन मेड है। से बात है, आप ये देख लीजिए बेटे क्या कि भाई प्रोडक्ट में जो आपके कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर कौन कौन है बेटा। जैसे मैंने आपको पतंजलि का एग्जांपल दिया था बेटा, तो उसके मेडिसिन के बिजनेस में बेटा अलग और ग्रोसरी के बिजनेस में अलग कॉम्पिटिटर है, बोलो है ना जी, तो वो अलग सेगमेंट है बेटा। तो डिपेंड करेगा बेटा क्या कि आपका बिजनेस सेगमेंट आप डिसाइड कैसे करोगे। तो कहते हैं कि भाई बिजनेस सेगमेंट डिसाइड करने के लिए आप फोकस कीजिए पहले किस पर, आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है बेटा, बनता कैसे है बेटा, आप किस क्लास के कस्टमर को सर्व कर रहे हैं बेटा, आप ये देखिए टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर यू आर सर्विंग। और उसके अलावा बेटे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, आप घर घर जाके बेचते हैं उसे या फिर बेटे क्या करते हैं बच्चे, आप एडवर्टीजमेंट करते हैं बेटा और रिटेलर के थ्रू बेचते हैं। सही बात है। इसके अलावा कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं, मान लीजिए मैं हूं कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बेटे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस में भी हूँ और लेट्स से बेटे बैंकिंग में भी हूँ। तो सिंपल सी बात, मेरे लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या बेटे अलग अलग है। मेरे इंश्योरेंस वाले धंधे के लिए क्या बच्चे आपका अलग है, और मेरे बैंकिंग वाले के लिए क्या बेटा अलग है। इंश्योरेंस वाले के लिए IRDAI है और बड़े प्लीज बैंकिंग वाले के लिए कौन है बच्चे, RBI है। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा, फाइन।
अच्छा वही मैं बात करूं बेटे पतंजलि की, तो सिंपल सी बात कि भाई आप अगर बात करें किसी दवाई वाई की तो आपको अप्रूवल अलग लेनी पड़ेगी बेटा, सही बात। और अगर आप बात करें अपने मैगी वैगी की, तो आपने नाम सुना होगा FSSAI, फसाई, सही बात है, तो आपको उनसे अप्रूवल चाहिए बच्चे, राइट, क्लियर बात। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि भाई बिजनेस सेगमेंट अलग अलग कैसे बनेगा, डिपेंड करेगा आप क्या बना रहे हैं, किसको सर्व कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आपका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या क्या है, राइट। तो प्लीज ध्यान रखना ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा मैनेजमेंट चाहे तो किसी और बेस पे भी बिजनेस सेगमेंट बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात आती है बेटी किसकी, फिर बात आती है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। हमने कहा ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या है जी, ज्योग्राफिकल सेगमेंट आप कहते हैं बेटे एक वो डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है जो ऑपरेट कर रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, जिसका रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट है बेटे किससे, हाँ, अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। फिर बात आती है बेटे क्या कि सर ये बताइए कि ये कैसे डिसाइड होगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है या नहीं है, तो आप ये देख लीजिए बेटे क्या बच्चे की पॉलिटिकली वो सेम है या नहीं है बेटा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कंट्री वाइज, तो आप देख लीजिए कि एक्सचेंज रिस्क है नहीं है, आपके ऑपरेशंस कितने पास पास हैं, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ऑपरेशन, पता चल जाएगा कि बेटा आपको अलग से इसका ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए बेटे क्या कि भाई जिस भी जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वहां पर एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन क्या क्या है, पता नहीं आपको, पता नहीं पता। अभी जैसे डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया बेटा, सही बात है, तो आरबीआई को स्टेप इन करना पड़ेगा बचाने के लिए बच्चे, सही बात है, इंपोर्टर्स को बचाने के लिए बेटे क्या करना पड़ेगा, स्टेप इन करना पड़ेगा, नहीं तो सामान क्या मिलेगा बेटा, महंगा मिलेगा काफी, क्लियर है। तो आपको ये देखना है बेटे क्या कि आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं या फिर किस ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर रहे हैं, वहां पर करेंसी रिस्क क्या है, वहां पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग है, तो ध्यान रखना बेटे आपको अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाना चाहिए, सही बात। ये फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं। अब इसका मतलब ये आता है बेटे क्या कि क्या एक कंट्री में अलग अलग सेगमेंट नहीं हो सकते, ज्योग्राफिकल सेगमेंट बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, एक कंट्री में अलग अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप बताइए बेटा क्या मैं कह सकता हूँ गुजरात जो ड्राई स्टेट, बोलो हाँ, गुजरात जो है बेटा हमारा ड्राई स्टेट है, बिहार जो है क्या बेटा ड्राई स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जहां पर लिकर नहीं चलती है। तो बताइए बेटा एक कंपनी जो क्या कर रही है बेटा, ये इस धंधे में है बच्चे, फाइन, सिंपल लेकर के धंधे में है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है उनके लिए वहां पर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो अलग है। हमारे हरियाणा में, हमारे दिल्ली में तो खुलेआम बिकती बेटा, राशन ज्यादा दारू बिकती बच्चे, क्लियर बात। तो सिंपल सी बात, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है बेटा आपकी अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है एक कंट्री में बेटे क्या मल्टीपल ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकते हैं, और दो कंट्री का एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का, हाँ बोल दीजिए। फिर बात आती है बेटी किसकी कि हमने कहा भाई कोई भी सेगमेंट अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट है तो प्लीज पहली बात तो वो रिपोर्टेबल बनेगा कैसे, और अगर वो रिपोर्टेबल बनता है तो उसके बारे में आपको क्या क्या दिखाना है, मोटे मोटे रूप में बता दूं, अभी आगे जाके आएगा भी आपके पास कि अगर मेरा कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है तो वो रिपोर्टेबल पहली बात तो तब बनता है जब वो 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा करता है। अब वो 10% का थ्रेशोल्ड किसका था, रेवेन्यू का था, रिजल्ट्स का था और एसेट का था, रेवेन्यू का था, रिजल्ट का था और एसेट का था। तो हमने कहा कोई भी सेगमेंट आपका बेटे रिपोर्टेबल, चाहे वो बिजनेस सेगमेंट हो चाहे वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो, रिपोर्टेबल वो तभी बनेगा जब वो आपके 10% के थ्रेशोल्ड को क्या करेगा, पूरा करेगा, जब वो आपके 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा करेगा। और जब बात आती है बेटे 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा करने की, तो क्या है 10% का थ्रेशोल्ड, आइए देखते हैं बेटा। ये देखो जी, मैंने बोला आपसे RRA, सबसे पहला क्या है बेटा आपका रेवेन्यू, फिर क्या है बेटा आपका रिजल्ट, और फिर क्या है बेटा आपका असेट, और उसके बाद आप तो जानते हैं मैनेजमेंट सर्वोपरि है बेटा, मैनेजमेंट सर्वोपरि, वो चाह के किसी को भी उठा के क्या बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, सही बात है। जैसे अपने मोदी जी ने पुष्कर सिंह धामी जी अपनी सीट जीते नहीं थे, उनको उठा के तब भी बना दिया सीएम, किसका, उत्तराखंड का बच्चे, फाइन। तो ऐसे ही ध्यान रखना बेटा, आप भी क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। अब मैनेजमेंट को लगता है कि भाई कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल है तो उठा के आपके पास आप उसे रिपोर्टेबल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू टेस्ट की बात करें, अगर आपका सेगमेंट रेवेन्यू जो है बेटा वो 10% और मोर है ऑफ ऑल सेगमेंट रेवेन्यू, अगर आपकी जो सेगमेंट असेट्स है बेटे वो क्या है बच्चे 10% और मोर है टोटल असेट ऑफ ऑल दी सेगमेंट, और इसी तरह अगर आपका सेगमेंट का जो रिजल्ट है, ध्यान रखना यहाँ पर सावधानी बरतनी, अगर आपका जो रिजल्ट है वो क्या है बेटा 10% और मोर है, combined result of all the segment in profit और combined result of all the segment in loss, whichever is higher in absolute amount। मतलब कहने का ये है कि बेटा प्रॉफिट को और लॉस को आपको अलग अलग जोड़ना है, हर सेगमेंट के प्रॉफिट को और लॉस को आपको क्या करना है, अलग जोड़ना है। ये नहीं कि बेटा कुछ सेगमेंट प्रॉफिट में कुछ लॉस में तो आपने सबको एक साथ जोड़ दिया और नेट रिजल्ट कम आया है। आपको प्रॉफिट वाले सेगमेंट को अलग जोड़ना है, लॉस वाले सेगमेंट को अलग जोड़ना है, और फिर देखना है इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, जिसका बड़ा होगा नहीं, जो भी बड़ा होगा फाइन, उसका आपको क्या लेना है बेटा 10% लेना है, और फिर कंपेयर करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आपका 500 का लॉस आया सबका मिला के, इसका 10% निकाला आपने, है ना, कितना आता है बच्चे 50, है ना,
अच्छा, और किसी सेगमेंट का बेटे मान लीजिए क्या प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, प्रॉफिट निकल कर आ रहा है कितने रुपए का, 70 रुपए का, तो आप पाएंगे बेटे क्या बच्चे, बेशक ये लॉस है, आपको उसका एब्सोल्यूट अमाउंट देखना है, आपको उसका एब्सोल्यूट अमाउंट देखना है कि जो 70 है बेटे वो क्या है बच्चे आपका, 70 जो है क्या बेटे वो रिपोर्टेबल बन जाएगा फिर, क्योंकि 50 से ऊपर है। हाँ बोल दीजिए। इसी तरह मान लीजिए कोई सेगमेंट बेटे क्या प्रॉफिट वाला सेगमेंट है बेटे, 1000 वाला, 1000 का 10% कितना होता है जी, 100 निकल कर आया। अब किसी सेगमेंट का बेटे मान लीजिए लॉस निकल कर आ रहा है 110, तो ये सेगमेंट भी क्या बन जाएगा, रिपोर्टेबल बन जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट अमाउंट में क्या बेटे ज्यादा है। हाँ बोल दीजिए। तो सभी सेगमेंट इन प्रॉफिट और सभी सेगमेंट इन लॉस, पहले तो इन सब का क्या देखिए, हायर देखिए, और फिर उसका 10% निकालिए। बस मैं कह रहा हूँ कि आप क्या मत कीजिएगा बेटा, सेट ऑफ मत कीजिएगा, कंबाइन मत कीजिएगा, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर बात निकल कर आती है क्या कि सर ध्यान रखना, मैनेजमेंट चाहे तो, कहते हैं इट्स हर चॉइस, तो मैनेजमेंट चाहे तो बेटे क्या कर सकती है, किसी भी सेगमेंट को डेजिग्नेट कर सकती है, कैसे, रिपोर्टेबल सेगमेंट, उसका चाहे कितना भी छोटा हो साइज, या फिर वो उसने कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल किया हो या फिर ना किया हो, पक्का कोई भी 10% थ्रेशोल्ड को, RRA वाली को बेशक उसने फुलफिल ना किया हो, तब भी मैनेजमेंट क्या कर सकती है बेटे, उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट बना सकती है। ये बात हमने आपके साथ सीखी। फिर बात आती है किसकी कि सर एक बात बताइए कि हम, आपको याद होगा बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे बेटा हमने, मैं फटाफट से उन प्रिंसिपल्स को आपको बता दूं कि अगर मेरे जो सेगमेंट है, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है बेटा, अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट से जो रेवेन्यू रिपोर्ट हो रहा है बेटा, वो पूरी एंटिटी के रेवेन्यू के 75 जो एक्सटर्नल सेल्स है, फाइन, वो नहीं आ रहा बेटे, कितना 75% रेवेन्यू रिपोर्ट अगर नहीं हो पा रहा है, तो बेटे ध्यान रखना, मैनेजमेंट 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 क्या करेगा बेटा, ऐसे सेगमेंट को भी रिपोर्टेबल बना सकता है जिसने 10% का थ्रेशोल्ड पूरा ना किया हो, जब तक कब तक, जब तक बेटा आपका जो रेवेन्यू है रिपोर्टेबल सेगमेंट से वो 75% ऑफ दी टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू के बराबर रिपोर्ट ना हो। मेरा कहने का मतलब क्या है, दोबारा बता दूं कि भाई अगर मान लीजिए आपके जो आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट बने हैं 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा करके, अगर उनसे जो सेगमेंट रेवेन्यू रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, फाइन, जो एक्सटर्नल रेवेन्यू रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, वो कितना है बेटा, वो पूरी एंटिटी के रेवेन्यू के 75% से क्या है, कम है, तो हम ये कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट चाहे तो किसी को भी क्या बना सकता है, फिर रिपोर्टेबल बना देगा। कब तक बनाता रहेगा बेटा, तब तक बनाता रहे जब तक वो जो रिपोर्टेबल सेगमेंट हमने बनाए हैं वो टोटल पूरी एंटिटी के एक्सटर्नल रेवेन्यू के 75% को रिपोर्ट ना करे। सही बात है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। हम बता दें अपने बड़े यूट्यूब वाले बच्चों को, प्लीज इन वीडियोस को तभी देखिएगा जब आपने पहले एक बार कुछ पढ़ा हुआ हो बेटा। आप सोचोगे यानी इससे मैं करके चले आऊँ काम हो जाएगा, कुछ काम नहीं होगा, काम खराब और हो जाएगा बेटा, ठीक जी। और आप कोसोगे फिर क्या कितने मुश्किलें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। कहते हैं टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स कितना बेटा, लेस देन 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू। एडिशनल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज कैसे बेटा, रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ दे डू नॉट मीट द 10% थ्रेशोल्ड्स इन अदर टेस्ट। हाँ बोल दीजिए, कब तक करना है काम, until at least 75% of the total enterprise revenue is included in the reportable segment। जब तक बेटे, जब तक 75% रेवेन्यू बेटे रिपोर्ट नहीं हो जाता तब तक बेटे, राइट। हाँ बोल दीजिए बेटा, हाँ बोल दे यार। अब बात ये आती है बेटे क्या कि चलो सर ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा ना कुछ और क्राइटेरिया भी है बेटे। क्या क्राइटेरिया है, मान लीजिए बेटे क्या हुआ, ध्यान सुनना, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल। मान लीजिए कोई सेगमेंट बेटे क्या था लास्ट ईयर, क्या था बच्चे, लास्ट ईयर 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा करके क्या बना था, रिपोर्टेबल बना था, चाहे उसने आर का किया हो, रेवेन्यू का, चाहे रिजल्ट का, चाहे असेट का। तो इस साल भी वो क्या रहेगा बच्चे, रिपोर्टेबल रहेगा, इवन इफ उसने बेटे क्या किया है, उसने 10% का कोई भी थ्रेशोल्ड पूरा नहीं किया है, तब भी इट विल बी रिपोर्टेड एज कैसे बेटा, रिपोर्टेबल सेगमेंट। अच्छा, एक सेगमेंट बेटे मान लीजिए क्या हुआ है इस साल किसी 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा करके क्या बना है, रिपोर्टेबल सेगमेंट बना है, तो बेटा प्लीज ध्यान रखना, और पिछले साल वो रिपोर्टेबल नहीं था, तो आपको पास्ट प्रीवियस ईयर की फिगर को क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको बेटे उसको रीस्टेट करना पड़ेगा ताकि कंपैरिजन हो सके। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन दो प्रिंसिपल को मेन ध्यान रखना बेटा, इवन तीन को, 75% रेवेन्यू वाले, कंपैरिजन वाले को, और क्वांटिटी वाले को। और हमने तो जाना ही है बेटे क्या कि मैनेजमेंट चाहे तो किसी को भी उठा के क्या बना सकता है, रिपोर्टेबल बना सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अच्छा, अब बात आती है बेटे किसकी कि सर ये बताइए हमारा प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट और सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो हमने कहा भाई आप पहले ये देखो कि आपको डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क कहां से आ रहा है बेटा, सही बात है, डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क कहां से आ रहा है। अगर वो डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क आ रहा है किससे, डिफरेंस इन प्रोडक्ट और सर्विस से, तो बेटा आपका प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होगा बेटा, बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से होगा, और सेकेंडरी क्या होगा बेटा, आपका ज्योग्राफिकल होगा। बट मान लीजिए बेटे क्या कि आपका डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क आ रहा है बेटे किससे,
इस बात से नहीं आ रहा कि आप क्या प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हो, बल्कि इस बात से आ रहा है कि आप किस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो। तो उस केस में आपका प्राइमरी सेगमेंट क्या होगा बेटा, आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट होगा, और सेकेंडरी सेगमेंट क्या होगा बच्चे, बिजनेस सेगमेंट होगा। सही बात है। प्राइमरी रिपोर्टिंग जो फॉर्मेट होना चाहिए वो किसके हिसाब से होना चाहिए, फिर ज्योग्राफी के हिसाब से, और सेकेंडरी किसके हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। अब मुद्दा ये आता है, ठीक है सर बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये बताइए सर कि आपने रेवेन्यू बोला, रिजल्ट बोला, और क्या बोला, असेट बोला, तो ये बताइए सर रेवेन्यू में क्या जुड़ता है, सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आता है। तो भाई देखो सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, सेगमेंट रेवेन्यू में सिंपल सी बात आएगी बेटे क्या, कि भाई मेरे सेगमेंट ने बाहर कितना माल बेचा, मेरे सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को कितना माल बेचा, मेरे सेगमेंट का नहीं बल्कि पूरी एंटिटी का ऐसा रेवेन्यू जो आपने अलोकेट किया है, किसको, सभी सेगमेंट को एक रीजनेबल बेसिस पर। पता नहीं आपको ध्यान नहीं ध्यान है, कॉस्टिंग में आपने अपोर्शनमेंट किया था, आप रेशियो पे बेस पे बांटते थे, तो हमने क्या कहा कि बेटे वो रेवेन्यू जो किसी सेगमेंट स्पेसिफिक नहीं है बल्कि पूरी एंटिटी का है, तो वो सभी सेगमेंट में क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा किसी रीजनेबल बेसिस पर। तो वो आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक। अच्छा क्या क्या नहीं आता बेटा, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बेटे सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं आएगा, और बेटे कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम नहीं आएगी जब तक कि आपका धंधा जो है, धंधा का नेचर जो है वो फाइनेंशियल नेचर ना हो बेटा। अगर आपका काम ही फाइनेंशियल नेचर का है बेटा, काम यही करने का है, तो उस केस में बेटा आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम भी सेगमेंट रेवेन्यू में आएगी। अच्छा इसी तरह बेटे क्या, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, कब तक नहीं आएगी, जब तक आपका काम बेटे किसका, धंधा किस नेचर का नहीं है, फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। अगर आपका काम फाइनेंशियल नेचर का यानी कि इन्वेस्टमेंट को खरीदने बेचने का है तो आएगी बेटा, अदरवाइज नहीं आएगी। तो प्लीज पढ़िए बेटा, आप ये देखिए क्या क्या आता है। तो क्या बोला बेटा, सेगमेंट रेवेन्यू इज द एग्रीगेट ऑफ, बताइए क्या बोला है, क्या बोला जी, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेगमेंट। फाइन। इसके अलावा रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू दैट कैन बी अलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस टू दी सेगमेंट। और इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन फ्रॉम अदर सेगमेंट, यानी कि इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो। पक्का सुबह सुबह चालू होगा बेटा, अच्छा एप्पल फिर खाओ 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 जी। फिर बात आती है सेगमेंट एक्सपेंस में क्या आता है बेटे, सेगमेंट एक्सपेंस में हमने कहा भाई सिंपल सी बात, आपका अपना जो डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटे सेगमेंट का वो आएगा। इसके अलावा मान लीजिए पूरी एंटिटी का कोई एक्सपेंस है, कॉमन एक्सपेंस है, वो सभी सेगमेंट में अलोकेट होगा बेटे रीजनेबल बेसिस पर। तो वो खर्चा जो पूरी एंटिटी का है जो रीजनेबल बेसिस पे बांटा गया है सभी सेगमेंट पर। और इसके अलावा बेटे क्या बच्चे, एक्सपेंस रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट, यानी कि इंटर सेगमेंट एक्सपेंस जो है, मैंने जब दूसरे सेगमेंट से बेटे मैं क्या कर सकता हूँ, रेवेन्यू कमा सकता हूँ, तो दूसरे सेगमेंट को ऑब्वियस सी बात है बच्चे रिलेटेड मेरी कॉस्ट भी हो सकती है। फिर बोला बेटे क्या क्या नहीं आएगा, तो हमने कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कोई एक्सपेंस के नेचर का तो वो नहीं आने वाला, सही बात है, जब गेन नहीं आ रहा तो लॉस भी नहीं आएगा। इसी तरह बेटे क्या, कि मेरा कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड, यहाँ बेटे प्लीज एक्सपेंस आना चाहिए था बच्चे, फाइन, क्लियर बात, ये रुक जाओ, हाँ जी एक्सपेंस आना चाहिए था। जब तक कब तक नहीं आना चाहिए, तब तक नहीं आना चाहिए जब तक बेटा मेरा धंधा फाइनेंस नेचर का ना हो। इसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ, वहां प्रॉफिट था बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइन, जब तक कि हमारा नेचर कैसा है धंधे का, फाइनेंशियल नेचर ना हो। और इनकम टैक्स एक्सपेंस आप जानते हैं पूरी एंटिटी का एज अ होल होते हैं, तो इसे किसी सेगमेंट में मत बांटना। इवन जब अभी हम असेट की बात करेंगे कि सेगमेंट असेट में क्या आता है, तो आप पाएंगे वहां भी इनकम टैक्स असेट नहीं आएगी, ना तो डेफर्ड टैक्स असेट आएगी ना एडवांस टैक्स आएगा। आपने किया भी था इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा। और अगर मान लीजिए बात करें लाइबिलिटी की, तो वहां भी ना तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी ना टैक्स पेबल आएगा बेटा। ठीक, तो हमने कहा और नहीं आता बेटे, सेगमेंट एक्सपेंस में क्या नहीं आता, जनरल एडमिन एक्सपेंस जो किसी एक सेगमेंट के लिए नहीं हुए बल्कि पूरी एंटिटी के लिए एज ए होल हुए हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए बेटा, उन्हें हमें बांटना चाहिए बेटे, कैसे बच्चे, सेगमेंट में। अगर आप सेगमेंट में नहीं बांट पा रहे हैं तो बेटे ध्यान रखना वो किसी सेगमेंट में आने वाले भी नहीं है, फिर सेगमेंट एक्सपेंस में आपको उनको काउंट नहीं करना है बेटा। क्यों, क्योंकि फिर वो किसी एक सेगमेंट के लिए नहीं हुए, तो सबके लिए हुए बेटा। पक्का, ये बेटे थ्योरेटिकल पॉइंट है, इससे मुझे लगता नहीं इंस्टीट्यूट कुछ पूछेगा वैसे। फाइन। सेगमेंट रिजल्ट कैसे आता है बेटे, सबको पता है, सेगमेंट रेवेन्यू में से क्या घटा दीजिए आप, सेगमेंट के एक्सपेंसेस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट का रिजल्ट आ जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। सेगमेंट एसेट में बेटे क्या क्या आता है, देखो भाई, जो अपनी एसेट है खुद की बेटा, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए जो एसेट है वो हो गई, इसके साथ साथ कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कोई एसेट है तो बेटे वो हो गई। इसके अलावा बेटे क्या, फाइन, कि भाई वो एसेट जो पूरी एंटिटी की एज अ होल है और बेटे दी गई है, एलोकेट की गई है किसको बेटा, सेगमेंट को। पक्का। फिर ध्यान रखना, आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मेरे सेगमेंट रेवेन्यू में इंटरेस्ट की इनकम आ रही थी या डिविडेंड की इनकम आ रही थी, तो उससे जुड़ी हुई असेट हमारे सेगमेंट एसेट में भी आएगी। अगर नहीं आ रही थी
नहीं लिया था क्योंकि आपका धंधे का नेचर बेटे फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, तो उससे जुड़ी हुई एसेट बेटे यहाँ पर भी आने वाली नहीं है। अच्छा, और कौन सी एसेट इंक्लूड नहीं होती है? इनकम टैक्स एसेट और एसेट यूज फॉर द जनरल एंटरप्राइज और हेड ऑफिस पर्पस, यानी कि वो ऐसी एसेट जो हेड ऑफिस ही यूज कर रहा है खाली बेटे, उसके लिए सेगमेंट में कोई यूज नहीं हो रहा, तो उसको आपको क्या करना है बेटा? एक्सक्लूड करना है। क्लियर है? फिर बात आती है किसकी बेटे? सेगमेंट की लायबिलिटीज की। तो बस ये बात ध्यान रखना बेटे क्या, कि आपकी सेगमेंट वाइज जो जो सेगमेंट की वजह से लायबिलिटी पैदा हुई है वो लायबिलिटी आएगी, जो अलोकेट की जा सकती है वो आएगी, बट क्या नहीं आएगा बेटा? नहीं आएगी बेटे कौन सी लायबिलिटी? इनकम टैक्स की लायबिलिटी और बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी दैट आर इनकर्ड फॉर फाइनेंसिंग रादर देन ऑपरेटिंग पर्पस, जो एंटिटी को फाइनेंस करने के पर्पस से किए गए बेटे बोरिंग कॉस्ट, वो आने वाली नहीं है बेटा। पक्का? एक बात और ध्यान रखना बेटा क्या, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, ध्यान रखना कि मेरा इंटरेस्ट का खर्चा, मेरे इंटरेस्ट बेटा छोड़ दो हाथ, मेरे इंटरेस्ट का खर्चा बेटा फाइन आपको तभी दिखाना बेटे सेगमेंट एक्सपेंस में जब आपने क्या किया बेटा? रिलेटेड बोरिंग को भी लायबिलिटी में दिखाया है, अदरवाइज नहीं दिखाना बेटा। मतलब मेरा कहने का यह है कि इनकम को अगर आपने सेगमेंट में दिखाया है तो असेट को भी दिखाइए बच्चे, उससे जो जिस असेट से वो पैदा हुई है उसको भी दिखाइए असेट में। अगर आपने एक्सपेंस को दिखाया बेटा, अगर आपने एक्सपेंस को दिखाया बेटे सेगमेंट एक्सपेंस में, या फिर लायबिलिटी को दिखाया बेटे प्लीज, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो भी दिखाइए सेगमेंट एक्सपेंस में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो तो सेगमेंट एक्सपेंस में आ रहा है, बट उससे रिलेटेड जो लायबिलिटी है बेटे वो सेगमेंट लायबिलिटी में नहीं आ रही है। भाई इंटरेस्ट किसी लायबिलिटी में तो चुकाओगे, सही बात है जी, इस बात का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अब मुद्दा आता है बेटे क्या, कि आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी है बेटा? भाई प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आपको क्या बताना है? कुछ नहीं बताना बेटे, जो अभी टेस्ट आपने किए वो सब बताना है, कि कितना रेवेन्यू है ये बताना है, क्या रिजल्ट है ये बताना है, क्या असेट है ये बताना है, कितने नॉन कैश एक्सपेंस है ये बताने हैं, कितने प्रोविजन है ये बताने हैं। तो पढ़ना बेटे आपको क्या क्या बताना पड़ेगा प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट के बारे में, प्लीज पढ़ें। सबसे पहले एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज, कैसे बच्चे? प्राइमरी सेगमेंट। बताना बेटे क्या क्या बताना पड़ेगा सेगमेंट के? रेवेन्यू, कि भाई मुझे कैसे कितना रेवेन्यू हुआ है बेटे एक्सटर्नल कस्टमर से और इंटर सेगमेंट ट्रांसफर से, आपको बताना पड़ेगा बेटे क्या, ध्यान से आपको बताना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट आपने कितने खर्चे आपने इनकर किए हैं, से बता कितने खर्चे आपने इनकर किए हैं, फाइन, इंक्लूडिंग बेटे क्या? डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन। बहुत अच्छी बात है, आपको बताना पड़ेगा रेवेन्यू हो गया, खर्चे हो गया, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका सेगमेंट का रिजल्ट रहा है, आपको बताना पड़ेगा सेगमेंट की असेट्स का कैरिंग अमाउंट क्या है, आपको बताना पड़ेगा कितनी लायबिलिटीज हैं। तो बेटे क्या मैं कैसा हूं? रेवेन्यू बताया, एक्सपेंस बताया, रिजल्ट बताया, असेट बताई, लायबिलिटीज बताई, और क्या बताना है बेटा? कि आपने कितना खर्चा किया है टू एक्वायर दिस सेगमेंट असेट्स, सेगमेंट असेट्स। और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको भी आपको बेटे क्या करना है बच्चे? बताना है बेटा। अदर देन डैप, क्योंकि डैप तो बता चुके हो आप ऊपर, फाइन, यानी कि अदर डैप मतलब क्या हो गया? लाइक प्रोविजन, प्रोविजन अगर कोई है तो आपको बताने पड़ेंगे बेटा, फाइन। अच्छा, अब बात ही आती है बेटे क्या, एक बात ध्यान रखना, क्या मैं कहता हूँ सभी के सभी सेगमेंट रेवेन्यू का जो टोटल है बेटे वो बराबर होना चाहिए एंटरप्राइज रेवेन्यू के? बोलो हाँ। अगर नहीं है बराबर तो आपको क्या करना चाहिए बेटा? रिकंसिलेशन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ रेवेन्यू ऐसे हो जो एंटिटी के लेवल पर हो, बस सेगमेंट में बेटे अलोकेट ना हुए हो, तो आपको क्या करना है बेटा? सेम काम करना है, बताना है कि भाई देखो ये रहे सेगमेंट रेवेन्यू और ये रहा पूरी एंटिटी का रेवेन्यू, अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो इस वजह से मैच नहीं हो रहा है, ये रहा सेगमेंट का रिजल्ट और ये रहा पूरी एंटिटी का रिजल्ट, अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो इस वजह से मैच नहीं हो रहा है, अगर ये रही सेगमेंट की असेट्स, ये पूरी एंटिटी की एसेट्स, और ऐसे ये रही सेगमेंट की लायबिलिटी और ये रही पूरी एंटिटी की लायबिलिटी। मतलब आपको क्या बनानी है बेटा? आपको एक रिकॉन्सिलेशन बनानी है बेटा बिटवीन द रेवेन्यू, रिजल्ट्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज। सही बात है? पक्का? कि अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं बेटे सेगमेंट का टोटल किससे? पूरी एंटिटी के टोटल से, तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी। पक्का? फिर बात आती है बेटे किसकी बच्चे? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। ध्यान रखना क्या डिस्क्लोज करना है बेटा आपको? आपको डिस्क्लोज करना है भाई, पढ़िए क्या क्या बेटा, मेरे साथ साथ ही पढ़िएगा। इन मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग सेगमेंट रेवेन्यू, ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस दैट द एंटरप्राइज एक्चुअली यूज्ड टू प्राइस दोस ट्रांसफर। मतलब भाई आपका जब भी कभी रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे होंगे तो आपको बेटे वही प्राइस देना जो एंटरप्राइज एक्चुअली चार्ज करती है। फिर बात आ रही बेटे क्या? द बेसिस ऑफ प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर एंड एनी चेंज देयर इन, वो भी आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब आप इंटर सेगमेंट ट्रांसफर किस प्राइस पर कर रहे हैं,
क्या किस प्राइस पे करते आ रहे हैं ये बताना चाहिए, और अगर मान लीजिए उसमें कोई चेंज आया है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई हमने प्राइस को इन्फ्लेट किया है, कम किया है, फिर ज्यादा किया है। Enterprise should indicate the types of product and services included in each reported business segment and indicate the composition of each reported geographical segment, both primary and secondary, if not otherwise disclosed in the financial statement। भाई आपको इंडिकेट करना है कि मेरे क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूड किए गए हैं किसमें, अपने बिजनेस सेगमेंट में, और इंडिकेट करना चाहिए बेटे क्या, हर ज्योग्राफिकल सेगमेंट के बारे में भी ये सारी की सारी चाहिए कि मेरा ज्योग्राफिकल सेगमेंट में क्या क्या है बेटा, सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी है। कुछ नहीं है बेटा, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा आपके, बट मेन बेसिक फोकस ये, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि भाई बताओ कि सेगमेंट मेरा रिपोर्टेबल है या नहीं है, फाइन, तो आपको रिजल्ट दे देगा, रेवेन्यू दे देगा, असर दे देगा, ये बात। दूसरा, वो कई बार ऐसा पूछेगा ऐसे क्वेश्चन जो आपने प्रिंसिपल के बेस पर किए कि 75% क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है तो क्या हम किसी को रिपोर्टेबल बना सकते हैं, जी बना सकते हैं। लास्ट ईयर को सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं था बट इस साल 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा करके बनाया रिपोर्टेबल, तो क्या लास्ट ईयर के स्टेट को रीस्टेट करना पड़ेगा, द आंसर इज यस। इसके अलावा हमने कहा बेटा क्या इस साल कोई सेगमेंट क्या था बेटा रिपोर्टेबल था, अगले साल वो 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा नहीं कर रहा है, इस साल उसने 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा किया था, या पिछले साल उसने 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा किया था तब वो रिपोर्टेबल बना था, इस साल उसने 10% के थ्रेशोल्ड को पूरा नहीं किया है, तो क्या वो रिपोर्टेबल रहेगा, कॉन्टिन्यूटी को ध्यान रखते हुए ध्यान रखना बेटा वो रिपोर्टेबल रहेगा, पक्का क्लियर बात। इन बातों को बेसिक आपको ध्यान रखना है। और असेट में क्या क्या नहीं आता ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, क्या कि असेट में नहीं आएगा आपका क्या बेटा, इनकम टैक्स की असेट, डेफर्ड टैक्स असेट, एडवांस टैक्स, ये सारी चीज नहीं आनी है, पक्का क्लियर बात। और जो भी सेगमेंट आपका बेटा क्या है, जो भी प्राइमरी सेगमेंट है बेटा उसका आपको क्या करना है, जो भी आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट बने हैं उनको आपको रिजल्ट रिपोर्ट करने हैं, रेवेन्यू रिपोर्ट करना है, खर्चे रिपोर्ट करने हैं, रिजल्ट रिपोर्ट करना है, असेट रिपोर्ट करनी है, लायबिलिटी रिपोर्ट करनी है, ये सारी बातें, और कोई नॉन कैश एक्सपेंस है अदर देन डेब्ट इनको रिपोर्ट करना है, क्लियर बात। इन बातों को आपको ध्यान रखना है बस, फाइन। तो ये आपका बेटा एएस का एक हल्के से ब्रीफ समरी थी, ब्रीफ करते करते भी 27-28 मिनट हो चुके हैं बेटा, तो ऐसे हम बेटा आगे और समरी भी लेकर आएंगे बच्चे, मिलते हैं आपसे किसमें एक और वन शॉट में, तब तक के लिए बेटे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।